नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पेंशन कुलक जो कि कर्मचारी ने भर दिया है अपने लॉगिन से, उसको DDO को फॉरवर्ड कर दिया है, यानी आपने HO को फॉरवर्ड कर दिया है, तो HO उस पेंशन कुलक पर किस प्रकार से कार्य करेंगे और कैसे उसको सबमिट करके पेंशन विभाग में भेजेंगे। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में समझेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है IFPMS। तो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं IFPMS, और IFPMS जैसे आप सर्च करेंगे जो पहला लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधे इस प्रकार के एक डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे जो कि ई पेंशन कुलक के लिए तैयार किया गया है। यहाँ आपको लॉगिन करना है ऑफिस लॉगिन में। यहाँ आपको ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उस ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर आपको ऑफिस लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप दिखाई देगा। उसमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे रेडियो बटन के अंदर, पेंशन डिपार्टमेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ऑफिस। तो हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ऑफिस वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके कार्यालय में जो आपके HO हैं, DDO हैं, उनकी एम्प्लॉय ID यहाँ पर आपको इंसर्ट करनी है और यहाँ पर उनका पासवर्ड इंसर्ट करना है और कैप्चा कोड को कैलकुलेट करके यहाँ पर इंसर्ट करना है। चलिए हम ये डालते हैं। सबसे पहले ID डालेंगे हम। यहाँ मैंने ID डाल दी, पासवर्ड डाल दिया और कैप्चा कोड 11 + 2 13 होता है, तो 13 यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके डाल दिया। अब जैसे आप लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे, वैसे ही आपके सम्मुख इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन दिखाई देगी जो कर्मचारी आपका सेवानिवृत्त हुआ है, जिन्होंने अपनी पेंशन कुलक आपके पास भेजी है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगी। तो लॉगिन ID पासवर्ड आपको ध्यान रखिएगा, आपके कार्यालय के पे मैनेजर से नहीं बल्कि आपके जो DDO हैं उनके पे मैनेजर की एम्प्लॉय ID और पासवर्ड से ही आपको लॉगिन करना है। तो आपका ये पोर्टल खुलेगा और आपके DDO के जो स्वयं का पे मैनेजर है उस पर ये रिक्वेस्ट आएगी पेंशन कुलक की। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने DSC रजिस्टर किया है अथवा नहीं किया है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको DSC रजिस्ट्रेशन का करना है। जब तक DSC रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई DSC रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं DSC रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझाता हूँ, और यदि आपने DSC का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब आप आगे बिना इस प्रक्रिया को अपनाए बढ़ सकते हैं। DSC रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। DSC रजिस्टर करने की प्रक्रिया मैंने एक वीडियो में अलग से बता रखी है, चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। वो केवल DSC रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आप IFPMS को खोलेंगे, जो आप मेन डैशबोर्ड है IFPMS का। इसके लिए गूगल में आपको सर्च करना है, जैसे आपने पहले सर्च किया था IFPMS, और इस डैशबोर्ड पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको मिलता है डाउनलोड का ऑप्शन। इस डाउनलोड के ऑप्शन में आप जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा DSC सेटअप, ये दिखाई दे रहा है। इस DSC सेटअप पर आपको क्लिक करना है। DSC सेटअप पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
ये डाउनलोड होता है तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे ही डाउनलोड होगा आपको ये फाइल डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगी। डाउनलोड फोल्डर में से आपको इस फाइल को रिट्रीव करना है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है। डाउनलोड होने के बाद में आपको ये फाइल यहाँ दिखाई दे रही होगी जो कि विनजिप फाइल है। ये देखिए, ये दिखाई दे रही है विनजिप फाइल। इस विनजिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको इस फाइल के लिए अलग से एक फ़ोल्डर बना लेना है और उस फोल्डर में इस फाइल को डाल देना है। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पर जाएंगे तो फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं DSC सेटअप। अब इस फोल्डर में उठा के इस ड्रैग आउट करके हम इसमें से इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, तो वो आपकी जो डाउनलोड हुई फाइल है वो यहाँ पहुँच गई DSC वाले फोल्डर में, DSC सेटअप वाले फोल्डर में। अब इस फोल्डर को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो जो फाइल आपने ड्रैग आउट करके भेजी थी वो आपको दिखाई देगी। अब ड्रैग आउट की हुई फाइल को आपको क्या करना है कि इस DSC सेटअप को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑप्शन जिसको हम एक्सट्रैक्ट नाम से जानते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन। एक्सट्रैक्ट टू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि आपको ये फाइल कहाँ एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे इस फोल्डर में हमने DSC सेटअप के नाम से जो फोल्डर बना रखा है उसी में हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे DSC सेटअप वाले फोल्डर को जो हमने अभी बनाया था और ओके के बटन को हम क्लिक कर देंगे। ओके के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट होके आपके DSC वाले फोल्डर में पहुंच जाएगी। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर एक ही फाइल थी, यहाँ अब आपको दूसरी फाइल और दिखाई दे रही है जॉन सेटअप DSC। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जो पहली फाइल आपको दिखाई दे रही है एक्टिव एक्स साइनर इंस्टॉलर, इसको इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ पर एक फॉक्सिट रीडर 81 के नाम से सेटअप है, इसको इंस्टॉल करना है। और ये तीसरा जो सेटअप है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। यदि आपके सिस्टम में पहले से इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्तमान में इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 10 से नीचे और के वर्जनों में और विंडो 10 में कार्य कर रहा है। विंडो 11 यदि आपके पास है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। आपको उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग करना होगा। और माइक्रोसॉफ्ट एज में आप डिजिटल साइन कैसे करेंगे इसके लिए भी मैंने पृथक से एक वीडियो बना रखा है। आपको उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं और कैसे सेटअप करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज को उपयोग करके आप डिजिटल साइन कैसे करेंगे वो प्रक्रिया पूरी समझाई हुई है। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। यदि आपके यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर कार्य कर रहा है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही साइन करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 या उससे ऊपर के वर्जन में ही डिजिटल साइन होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। पहले हम एक्टिव एक्स साइनर इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा तो आपको कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट और यस के बटन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ मैसेज मिल गया एक्टिव एक्स साइनर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। क्लोज कर देंगे। दूसरा जो सेटअप है अब उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए यस के बटन को प्रेस करेंगे। इसको इंस्टॉल होने में भी समय लगेगा, तब तक आपको इंतजार करना होगा। नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। जब तक ये पूरा इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप इंतज़ार करें।
जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर ये फिनिश हो चुका है। अब यहाँ चेकबॉक्स पर लिखा हुआ है लॉन्च फॉक्सिट रीडर, हमें लॉन्च नहीं करना है इसको, इसलिए अनचेक कर देते हैं इसको और फिनिश के बटन को दबा देते हैं। ये कार्य करने के बाद में आपका कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आपको अब करना क्या है कि जो आपने डोंगल बनवा रखा है जिससे आप पे मैनेजर पर साइन करते हैं उसको अपने सिस्टम में लगा लेना है, प्लग इन कर लेना है। उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अभी सिस्टम में लगा दिया तो यहाँ पर आपको वो शो करेगा, और नहीं करता है तो आप एक बार रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करेंगे तो आपको शो करने लग जाएगा। ये देखिए शो कर दिया है यहाँ पर। अब शो करेगा तो आपको इस जगह ओपन कर लेना है उसको, और ओपन करने के बाद इसमें लॉगिन कर लेना है। यूजर पर गए, पिन डाला हमने और लॉगिन बटन को हम प्रेस कर देते हैं। लॉगिन बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे आपको सर्टिफिकेट की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर जिसके नाम से ये डिजिटल डोंगल बना हुआ है उसका नाम प्रदर्शित होगा। उसके नाम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अलग अलग डोंगल्स में ये जो वाला जो ऑप्शन है व्यू सर्टिफिकेट का या सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का, वो अलग अलग जगह दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए आपको इस जगह दिखाई दे रहा है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अलग अलग डोंगल्स में अलग अलग जगह दिखाई देता है। कुछ में यहाँ पर इस पैनल पर दिखाई देगा, कुछ में यहाँ नीचे दिखाई देगा। आपको सर्च करना है कि वो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन कहाँ पर है। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, और कहाँ एक्सपोर्ट करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सर मैंने आपको बताया था कि आप जो भी फाइल एक्सपोर्ट करें, इंस्टॉल करें, आपने जो फोल्डर बनाया हुआ है ये DSC वाला, उसी में आपको एक्सपोर्ट करना है। इस फाइल का नाम हमें रख देना है। मैं इस फाइल का नाम सर्टिफिकेट रख देता हूँ और सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको सेव का बटन दिखाई दे रहा होगा। इस सेव के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट होकर उसी फोल्डर में चली जाएगी जहाँ पर आपने जो फाइलें इंस्टॉल की हैं वो उपलब्ध हैं। यह सब कार्य करने के बाद अब आपको वापस उसी IFPMS पोर्टल पर जाना है जहाँ पर हमने DSC रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आरंभ किया था। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन किस प्रकार से करना है मैं आपको बता चुका हूँ, और लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर पहुँच जाएं। हमने यहीं से छोड़ा था क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी का नाम तो दिखाई दे रहा है जिसने अपना पेंशन कुलक भेजा है, लेकिन अभी DDO की ID पर DSC रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो DSC रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के लिए से पूर्व हमें जो कार्य करने थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम वापस मेनू में आते हैं। मेनू में आने के बाद हम DSC रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। DSC रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको चूज फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और चूज फाइल ऑप्शन में उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने DSC सेटअप रखा हुआ है। मैंने DSC सेटअप में रखा है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो सर्टिफिकेट नाम की फ़ाइल बनाई थी हमने डोंगल से एक्सपोर्ट किया था, उस फाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये सबमिट बटन प्रेस कर देना है। सबमिट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपको मैसेज मिलेगा कि आपका जो DSC सर्टिफिकेट है यहाँ अपलोड हो गया जाएगा। आपके DDO की एम्प्लॉय ID यहाँ पे शो करेगी, सीरियल नंबर शो करेगा उस सर्टिफिकेट का, और एक्सपायरी डेट भी शो करेगी 5/2024, और यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा DSC सर्टिफिकेट का अप्रूव्ड। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप पेंशन कुलक पर डिजिटल साइन नहीं कर पाएंगे। तो ये आप पहले DSC को रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। मैंने ये कार्रवाई कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट करते यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी आपके DDO की, सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर की, और स्टेटस क्या है, आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो चुका है। और जब सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो चुका है तब आपको यहाँ पर बैक बटन को प्रेस कर देना है। बैक बटन को प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे मेन
बोर्ड पर जहां पर एम्प्लॉई ने आपके लिए पेंशन गुल्लक भरकर भेजा हुआ है। यहाँ एम्प्लॉई की आईडी आ जाएगी, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके ऑफिस का नाम आ जाएगा। यहाँ पर उन एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, किस ग्रेड में है वो आ जाएगा, और उसके बाद में डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर प्रदर्शित करेगा और सबमिशन डेट यानी 16 तारीख को इन्होंने सबमिट किया है। अब यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप पहले इसको व्यू करें। यहाँ से आपको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फाइल डाउनलोड होगी और जहाँ से आपने डाउनलोड की है वहाँ पर देखिए मैं रेड मार्क से बना रहा हूँ, राइट का निशान आ चुका है। और जो फाइल डाउनलोड हुई है वो पेंशन गुल्लक की फाइल है, जो कि कर्मचारी ने आपको भरकर भेजी है, अग्रेषित की है। उस फाइल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसकी समस्त प्रविष्टियों का मिलान कार्मिक की सेवा पुस्तिका से करना है। जब ये पाएं आप, संतुष्ट हो जाएं कि कार्मिक ने पेंशन गुल्लक में जो भी सूचनाएं भेजी हैं वो सही हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए हुए हैं, कोई कमी नहीं है, तब आपको संतुष्ट होने के बाद ही कर्मचारी की डिटेल को वेरीफाई करना है। और वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे तो वेरीफाई करते ही आप एक नए विंडो पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सी टैब्स दिखाई देंगे। ये देखिए हम नए विंडो पर पहुंच चुके हैं और इस नए विंडो पर आपको ऊपर ही ऊपर बहुत सारे टैब दिखाई दे रहे हैं। मैं मार्क करके दिखा रहा हूं आपको। इस टैब के अंदर आपको प्रोफाइल दिखाई देगा, फैमिली डिटेल दिखाई देगी, सर्विस डिटेल दिखाई देगी, लोन कैलकुलेशन, एड्रेस, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट्स। इन सभी टैब्स की आपको एक एक करके पूर्ति करनी है। पूर्ति करने के बाद ही आपको डिजिटल साइन करना है। अब मैं आपको एक एक प्रोफाइल के एक एक तथ्यों को बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ केस टाइप दिखा हुआ है, तो उसमें नीचे आपको दिखाई दे रहा है न्यू पेंशन, और इसमें सर्विस कैटेगरी है जो स्टेट है, सेंटर है, फोर्थ क्लास है, जो भी कर्मचारी के लिए लागू होती है आप उसको सेलेक्ट करें। मेरे केस में स्टेट सर्विस है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ रिलीजन भरा हुआ है सामने, स्टेट सर्विस के सामने हिंदू। उसके बाद में आपको कर्मचारी का नाम दिखाई देगा जो कि मैंने हाइड कर रखा है, पिता का नाम दिखाई दे रखा है वो भी हाइड कर रखा है, आधार नंबर दिखाई देगा वो भी मैंने हाइड कर रखा है सुरक्षा कारणों से, और पैन नंबर दिखाई देगा वो भी मैंने हाइड कर रखा है सुरक्षा कारणों से। नीचे आपको यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट डेट, ये सब दिखाई देंगे। और साथ में नीचे सबसे नीचे कम्यूटेशन शेयर का परसेंटेज दिखाई देगा। कम्यूटेशन शेयर का जो परसेंटेज है वो 33.33% दिखाया गया है, और ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है एम्प्लॉय की सर्विस कैटेगरी पर। यदि एम्प्लॉय स्टेट सर्विस का है तो उसको 33.33% मिलेगा, और सेंटर का है तो उसको 40% मिलेगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ नज़र रखिए जहाँ मैंने मार्क किया है, और मैं वहाँ से सर्विस कैटेगरी को चेंज कर रहा हूँ। जैसे हम सर्विस कैटेगरी को चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए 40% हो चुका है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेट सर्विस के लिए 33.33% है शेयर, और सेंटर की सर्विस के लिए 40% है। जब आप सभी प्रविष्टियों की जांच कर लें और सही पाएं तो आपको दो टैब दिखाई देंगे यहाँ पर, सेव एंड प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल, मूव टू फैमिली डिटेल। हम सेव एंड प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो हम फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। कर्मचारी ने अपनी फैमिली डिटेल भरी हुई भेजी होगी, और मान लीजिए नहीं भरी हुई है तो आपको ऊपर प्रविष्टि का ऑप्शन मिल जाता है नंबर 1 के ऊपर, यहाँ से आप प्रविष्टियों को कर सकते हैं। और ये जो मैं मार्क किया है ये कर्मचारी के रिलेशन में जो भी सदस्य हैं उनके नाम की सूची है, और ये उनका रिलेशन है कि कर्मचारी से उनका क्या रिलेशन है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाई देगी कि जो कर्मचारी की वाइफ हैं उनको उन्होंने पेंशन एरियर का 100% दिया है, नॉमिनी बनाया है, और ग्रेजुटी एरियर का भी 100% नॉमिनी बनाया है।
लेकिन किसी मिसहैप होने की स्थिति में, यानी डेथ हो जाए किसी कारण से, उस अवस्था में अल्टरनेट नॉमिनी भी बनाया है डेथ की अवस्था में, और अल्टरनेट नॉमिनी को भी उन्होंने शेयर दिया है 100% पेंशन का और 100% ही ग्रेजुटी का। लेकिन इन अल्टरनेट नॉमिनी को तभी मिलेगा जब कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर हम सेव एंड प्रोसीड फॉर सर्विस डिटेल पर क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड फॉर सर्विस डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो कर्मचारी की सर्विस डिटेल आपको खुद को भरनी है, ये भरी हुई नहीं मिलेगी आपको, ये मैंने भर दी है पहले से। आपको भरने के लिए ऑप्शन मिलेगा ऊपर से, यहाँ से आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे सर्विस अंडर राजस्थान गवर्नमेंट में है कर्मचारी, क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग सर्विस वो होती है जो कि पेंशन के लिए जिसकी गणना होती है, और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में वो सर्विस आती हैं जिनकी गणना पेंशन के लिए नहीं होती है। यहाँ से क्वालिफाइंग सर्विस को सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्वालिफाइंग सर्विस की एंट्री कर दी है, जो जिसकी प्रविष्टि आपको नीचे दिखाई दे रही होगी जहाँ कर्सर चल रहा है। कब से कब तक की क्वालिफाइंग सर्विस है वो डिटेल आपको दिखाई दे रही है। अब नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की बात करते हैं हम। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के अंदर बहुत सी कैटेगरी मिलती हैं जो नॉन क्वालिफाइंग में आती हैं। पहली है, यदि कर्मचारी ने 18 साल से पहले नौकरी ज्वाइन की है तो 18 साल से पहले की सर्विस उसमें काउंट नहीं होगी, यानी वो पेंशन के लिए गणना नहीं की जाएगी। उसका पीरियड आपको भरना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिए, यानी असाधारण अवकाश लिया है कर्मचारी ने, तब आपको उसकी गणना करनी है। पीरियड ऑफ सस्पेंशन भी काउंट नहीं होता है। पीरियड ऑफ सर्विस नॉट वेरीफाइड, यानी जिस कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में कोई सर्विस वेरीफाइड नहीं है वो भी सेवा काल में गणना नहीं की जाती है। कर्मचारी ने यदि बीएड की है सेवा काल के दौरान तो वो भी सेवा काल में नहीं गिना जाता है। और उन सब में से जो भी आपको लागू होता है उसकी तिथियों की प्रविष्टि यहाँ पर करेंगे हम, फ्रॉम से लेकर टू तक, और रिमार्क जो डालना है वहाँ डाल देंगे। उसके बाद में हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। आपको मैं ऐड बटन दिखाता हूँ, ये ऐड बटन है, और ऐड बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो प्रविष्टि सेव होकर आपको नीचे प्रदर्शित होने लग जाएगी। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कहाँ प्रदर्शित होगी। इस जगह पर आपको सारी प्रविष्टियाँ प्रदर्शित होंगी। तो यहाँ तक की डिटेल भरने के बाद आपको करना क्या है, अब सेव एंड प्रोसीड फॉर लोन डिटेल का ऑप्शन, यानी कर्मचारी ने यदि कोई एडवांस लोन ले रखा है, उसने कितना ले रखा है, चुकाया है नहीं चुकाया है, उसकी प्रविष्टि की जांच करनी है। मैंने पहले से ही कर दी है, आपको मैं एक प्रविष्टि करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। मैंने ये जो डिटेल भरी है ऊपर से भरी है, 1 नंबर में जो कॉलम मिल रहा है उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा किस एजेंसी के थ्रू आपने किस प्रकार का आपने लोन लिया है। जैसे मैंने हाउस बिल्डिंग लोन सेलेक्ट कर लिया, तो कौन सी ट्रेजरी से मिला था आपको वो ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सैंक्शन नंबर क्या है उसका वो यहाँ डाल देंगे, कब सैंक्शन हुआ था वो तिथि डाल देंगे, यहाँ पर कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ था वो डाल देंगे, और कितना कर्मचारी ने जमा करवा दिया वो डाल देंगे। रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कर्मचारी ने कितना जमा करवा दिया। मान लीजिए पूरा जमा करवा दिया तो बैलेंस में हम प्रिंसिपल भी 0 कर देंगे और इंटरेस्ट भी 0 कर देंगे, और नहीं जमा करवाया है तो बची हुई राशि यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या कुलक के अंदर कर्मचारी ने नो ड्यू सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो यस सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं किया है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके आगे आपको ऐड बटन दिखाई देता है, ये ऐड बटन जिस पर मेरा कर्सर है, इस ऐड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे फैमिली डिटेल्स नीचे आकर शो होने लगी थी, ये डिटेल भी नीचे आकर शो होने लग जाएगी इस जगह पर। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन, यानी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए आपको प्रोसीड करना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम पहुँच गए जहाँ पे पेंशन की डिटेल दिखाई दे रही है कैलकुलेशन की। मैंने पहले से कैलकुलेशन कर दी है। इसके कुछ फील्ड आपको भरे हुए मिलेंगे, कुछ खाली मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्विस काल दिखाई दे रहा है क्वालिफाइंग का, और नॉन क्वालिफाइंग का मेरा 0 दिखाई दे रहा है, और 7th पे कमीशन है, और सर्विस कैटेगरी दिखाई दे रही होगी। तो 35 साल 9 महीने की सर्विस है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी पेंशन के तहत कर्मचारी आता है। सिविल पेंशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपके जो भी लागू हो आप वो सेलेक्ट करें। फिर आगे है
पेंशन हाफ ईयर, पेंशन हाफ ईयर में आपको बता देता हूँ कि 28 साल की सर्विस आवश्यक है आधी पेंशन लेने के लिए। अब यहाँ आपको 56 दिखाई दे रहा है, 28 का दुगना करेंगे तो 56 होता है, क्योंकि ये छमाही में गणना होती है, तो 28 साल में 56 छमाही होती है। तो जिसकी 56 छमाही हो जाएगी उसको बेसिक का आधी पेंशन मिलेगी। तो इनकी 56 से ज़्यादा है, 35 साल 35 यानी 70 छमाही हो चुकी है इनकी। तो और यहाँ पर ग्रेजुटी के लिए 66 छमाही आवश्यक है, और कर्मचारी की जो सर्विस है वो लगभग 70 से भी ज़्यादा है छमाही की, तो इनको ग्रेजुटी भी पूरी मिलेगी और पेंशन भी पूरी मिलेगी। फिर आगे ऑप्शन मिलता है किस प्रकार का रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है, वो सिलेक्ट करेंगे तो ये सुपरनेशन यानी सेवा, पूरी सेवा करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो यहाँ से हमने सुपरनेशन सिलेक्ट कर लिया। आगे चलते हैं तो हमें पे लेवल दिखाई देता है, कर्मचारी जिस पे लेवल का है वो सिलेक्ट कर लें आप। जैसे ही आप पे लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको आगे ऑप्शन मिलता है पे मैट्रिक्स का। पे मैट्रिक्स में अपने आप नीचे पे मैट्रिक्स आ जाएगी, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और बेसिक डिटेल आपको पे मैनेजर से डली हुई मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। स्पेशल पे 0 है, एवरेज पे 0 है, बाकी सब 0 है। अब यहाँ पेंशन गणना का जो प्रपत्र है वो आपको खाली मिलेगा, लेकिन मैंने गणना कर दी है इसलिए मेरा भरा हुआ आ रहा है। यहाँ पर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी की जो बेसिक है 73,200 है। 73,200 का जब आधा करते हैं तो 36,600 रुपये आती है। तो आपको पेंशन अमाउंट में आपको दिखाई दे रहा होगा 36,600 रुपये। और यहाँ पर डीए रेट है 34% जो वर्तमान में चल रही है, और टोटल ड्रैग अमाउंट जो आया है वो नीचे आपको गणना होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको फैमिली पेंशन की डिटेल भी, अगर कर्मचारी को पेंशन के अलावा फैमिली पेंशन मिलती है तो फैमिली पेंशन की डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 36,600 रुपये इनकी वो बनी है, पेंशन बनी है। तो 36,600 और इस बेसिक की तुलना करें तो बिल्कुल आधी है उसकी, यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन जब सही हो जाए तो आप नीचे आएँ तो मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके यहाँ ये कैलकुलेशन वाले फील्ड खाली आते हैं तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन का टैब सेव एंड प्रोसीड के बगल में दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाना है। यहाँ पर आपको पीएल की एंट्री करनी है। जब आप कैलकुलेशन के टैब को दबा देंगे तो यहाँ पर गणना होकर आ जाएगी ग्रेजुटी की, कम्युटेशन की, किस तिथि से ये लागू होगा वो तिथि आ जाएगी। सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद से ये लागू होती है, तो सेवानिवृत्ति इनकी 30 तारीख को हो रही है, तो 1 दिसंबर से ये इफेक्टिव डेट आई है। यहाँ कम्युटेशन का अमाउंट आ चुका है, कम्युटेशन फैक्टर है 8.194, और कम्युटेशन की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर जो भी है। तो ये गणना बिल्कुल सही है, मैंने करके देख ली है। आप भी करके देखें, फैक्टर के अनुसार गणना करके देखें सही आ रही है नहीं आ रही है, तभी आप अगले स्टेप पर बढ़ें। जब ये गणना कर लें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेट, अगर मान लीजिए कोई फील्ड आपको खाली मिलता है तो आप कैलकुलेट के बटन को दबाएंगे, तब हम कैलकुलेशन का जो फील्ड है जो खाली आ रहे हैं वो भर जाएंगे। यहाँ पर अब हम सेव एंड प्रोसीड फॉर एड्रेस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड फॉर एड्रेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो हम एड्रेस की डिटेल पर पहुँच जाएंगे। एड्रेस की डिटेल में आपको बहुत सी फील्ड भरे हुए मिलेंगे। यदि आपने पे मैनेजर पर प्रविष्टि कर रखी है तो ये करंट एड्रेस है, करंट एड्रेस आपको भरा हुआ मिलेगा, और नहीं भरा हुआ है तो आप भर सकते हैं यहाँ से। सबसे नीचे इसमें आपको ईमेल एड्रेस दिखाई देगा जो मैंने हाइड कर रखा है पर्सनल डिटेल होने के कारण से, और मोबाइल नंबर भी हाइड कर रखा है पर्सनल डिटेल होने के कारण से। यहीं पर आपको ऊपर देख रहे होंगे आप कि सेम ये परमानेंट एड्रेस का दिखाई दे रहा है। यदि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज करंट एड्रेस पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड फॉर डिपार्टमेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड फॉर डिपार्टमेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट यानी जिसमें कार्यरत है कर्मचारी उसकी डिटेल आ जाएगी, और डिटेल को आप चेक कर लें वो सही है नहीं है तो आप यहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ पर डिपार्टमेंट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ पर फ़ोन नंबर मिल जाएगा आपको।
ये सभी प्रविष्टियां जब भरी हुई हों तो आपको सेव एंड प्रोसीड फॉर बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम एम्प्लॉय की बैंक डिटेल पर पहुंच जाते हैं। बैंक डिटेल में आपको सभी सूचनाएं पे मैनेजर से भरी हुई मिलेंगी। उनको आप चेक कर लें, कर्मचारी से चेक करवा लें क्या ये सही है, आश्वस्त हो जाएं। उसके बाद यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है, इसलिए इसको हाइड कर रखा है मैंने। इनकी प्रविष्टियों की जांच आप कर लें, रिकॉर्ड से कर लें। ये देखिए अकाउंट नंबर है। ये विटनेस, 2 विटनेस की आवश्यकता होती है, इसमें एक विटनेस का मोबाइल नंबर है और ये दूसरे विटनेस का मोबाइल नंबर है। ये सब कार्य करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जहां हम डॉक्यूमेंट जो कर्मचारी ने अपलोड किए हैं उनकी जांच करेंगे। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कर्मचारी द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स की सूची दिखाई देगी। कर्मचारी द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उनको एक एक करके आप व्यू कर लें। यदि कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप खुद उसको डिलीट करके अपलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक एक को व्यू किया, ये इसको भी व्यू किया, इसको भी व्यू किया, और यहाँ पर ये फोटो है, ये पर्सनल डिटेल होने के कारण मैं इसको व्यू नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कर्मचारी की सिग्नेचर, विटनेस के सिग्नेचर, दूसरे विटनेस के सिग्नेचर, और ये है जो भी डॉक्यूमेंट नोटिस वगैरह उन्होंने अपलोड किए हैं उनकी डिटेल। यहाँ आपको डीडीओ के द्वारा अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आप उनको भी व्यू कर लें। अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको सिर्फ व्यू करना है, और सही नहीं है तो यहाँ से लाल बटन को दबाकर इसको डिलीट कर देना है और नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। व्यू सबको करना है, बिना व्यू किए आप आगे फॉरवर्ड ना करें। फिर यहाँ पर आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। प्लीज चेक योर एंट्रीज बिफोर फाइनल सबमिशन, हमने चेक कर लिया है। ओके के बटन को हम प्रेस कर देते हैं। इसमें कुछ समय लगता है और समय लगने के बाद एक फ़ाइल डाउनलोड होती है जो कि पेंशन कुलक की फ़ाइल होती है, और वैसी की वैसी ही फाइल होती है जैसी कि एम्प्लॉय ने भेजी थी। एक बार उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करके हम चेक कर लेंगे कि क्या कोई फाइल में परिवर्तन हुआ है। ये जब हम आश्वस्त हो जाएं और चेक कर लें, उसके बाद हम डिजिटल सिग्नेचर करें। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन होने पर वैसी ही फाइल दिखाई देगी जैसे आपको पहले दिखाई दी थी। अब यहाँ से हम फाइनल सबमिट फॉर डिजिटल साइन करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले बता दूँ डिजिटल साइन की प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्याएं आती हैं। जैसे कहता है कि आपकी सेटिंग सही नहीं है या और भी कोई समस्या आती है, तो आप प्रॉपर सेटिंग करें। और उसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज मिलता है कि देयर इज़ सम एरर, तो आपको क्या करना है कि आपको जो DSC सेटअप आपने IFPMS से डाउनलोड किया था उसको पहले वाले को अनइंस्टॉल करके, पुराना अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके, क्योंकि इसमें अपडेट्स आते रहते हैं और जब तक आप वो प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक आपको एरर मैसेज मिलते रहेंगे। अब आपको डोंगल लगाना है। डोंगल लगाकर उसको ओपन करना है, क्योंकि हम डिजिटल साइन करने जा रहे हैं। अब इसमें हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम डिजिटल साइन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ये हमने लॉगिन कर लिया है। मिनिमाइज कर देते हैं इसको। मिनिमाइज करने के बाद अब फाइनल सबमिट फॉर डिजिटल साइन पर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने फाइनल सबमिट फॉर डिजिटल साइन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। वेरीफाई के बटन पर जब क्लिक करते हैं तो इसमें भी कुछ समय लगता है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। जल्दीबाजी करने से काम नहीं होगा, तो आपको वेट करना है जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है।
या कोई एरर मैसेज शो नहीं करता है। हम देखते हैं कोई एरर मैसेज शो कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए वेरीफाई हो गया है। अब एक बार वेरीफाई पर और क्लिक करेंगे हम, ताकि ये टैब दूसरे टैब पर खिसक जाए। ये देखिए खिसक गया। यहाँ वाला अब हाईलाइटेड हो गया और इधर वाला वेरीफाई वाला अनहाईलाइटेड हो गया, दिख रहा होगा आपको। यानी अब आपको डिजिटल साइन पार्ट 1 पर क्लिक करना है, क्योंकि वही हाईलाइटेड है। जैसे ही आप डिजिटल साइन पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे, डोंगल ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक बार व्यू सर्टिफिकेट करना है। व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट में देख लेंगे कि हमने जिसका डोंगल लगाया उसी का नाम आ रहा है, बिल्कुल वही नाम आ रहा है। अब हम ओके के बटन को प्रेस करते हैं। ओके के बटन को प्रेस करते आपको मैसेज मिलेगा, एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली इन प्रोसेसिंग टू डिजिटल साइन। हम डोंगल के ओके के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लोज के बटन को प्रेस कर देंगे और थोड़ी देर इंतजार करना होगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। तो धैर्य रखें, आप जल्दीबाजी ना करें, सेटिंग सही रखें। और DSC सेटअप को ये देखिए साइन हो चुकी है, फाइल कंप्लीट हो चुका है। क्लोज के बटन को दबा देंगे, यानी पहला स्टेप साइन का पूरा हो चुका है। अब यहाँ तक हमें कोई त्रुटि का सामना नहीं करना पड़ा, पहला स्टेप हमने आसानी से पूरा कर लिया। अगर कहीं भी आपकी कोई त्रुटि आती है तो हमें अपनी सेटिंग्स को ही चेक करना है और DSC सेटअप को पुनः सही तरीके से इंस्टॉल करना है। यदि कोई भी तकनीकी कमी रह गई तो डिजिटल साइन नहीं होंगे। डिजिटल साइन नहीं होंगे तो हमें फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारा पेंशन गुल्लक भरा हुआ किसी भी काम का नहीं है जब तक उस पर डिजिटल साइन नहीं होते हैं। अब हम क्लोज के बटन को प्रेस करते हैं। अब हम अगले स्टेप में डिजिटल साइन 2 वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे, ओके के बटन को प्रेस करेंगे, फिर ओके के बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद क्लोज के बटन को प्रेस करना है। क्लोज के बटन को हमने प्रेस कर दिया। यहाँ डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। क्लोज के बटन को हम प्रेस कर देंगे। पार्ट 3 में आ गए हम। फिर ओके, ओके को फिर दबाएंगे हम, ओके को दबाएंगे और क्लोज को दबाएंगे। यहाँ पर भी हमें मैसेज क्या मिलता है देखना है, डिजिटल साइन सक्सेसफुली हो गया। अब आ गया इसका अंतिम पार्ट, जो डिजिटल साइन की हुई फाइल उसको जनरेट करने का। यहाँ पर तकनीकी त्रुटि आती है तो वो DSC सेटअप आपका सही नहीं है, तो उसको रीइंस्टॉल करना होगा आपको। रीइंस्टॉल करने से पहले पुराने वाले को अनइंस्टॉल करना होगा। मैं भी देखता हूँ यहाँ पर कोई एरर आता है या नहीं आता है। अभी आप देखते हैं क्या आ रहा है। मैं फाइल को जनरेट कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपको ये मैसेज मिला। तो ये मैसेज मिल चुका है। यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है, हमें DSC सेटअप दोबारा डालना होगा। एक बार उस प्रक्रिया से हम वापस गुजरते हैं। मैंने सब सेटिंग वापस कर ली है। अब देखते हैं वो एरर आती है कि नहीं आती है। थोड़ा इंतजार करते हैं, लगता है इस बार नहीं आएगी क्योंकि टाइम ले रहा है। पहले तुरंत ही मैसेज मिल गया था हमें कि समथिंग वेंट एरर। तो ये देखिए अब जनरेट हो चुकी है फाइल और नीचे आपको दिखाई दे रही है येलो कलर के अंदर। इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमें डिजिटल साइन की हुई फाइल मिल जाएगी। हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो त्रुटि थी कि जो हमने PDF इंस्टॉलर ये था उसको सही इंस्टॉल नहीं किया था। अब ये देखिए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तभी आती है जब हमने कहीं पर सेटिंग में मिस्टेक की हो, वो चाहे मैं करूं या आप करें, तभी ये गलती आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो हाँ, तो अब हम डिजिटल साइन
देख रहे हैं सभी पेजों में डिजिटल साइन हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इनकी जांच कर लें हर पेज की जांच करने के बाद आप जब आश्वस्त हो जाएं कि भाई सभी में डिजिटल साइन हो चुके हैं, तो आप आगे प्रोसीड करें इसको आगे भेजने के लिए। फाइल को हम आगे भेजेंगे। हमने सारी फाइलों को चेक कर लिया, सभी पर डिजिटल साइन हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है, वापस पीछे आना है जहां से हमने सबमिट किया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड का, लेकिन एक बार जनरेट पर वापस क्लिक करेंगे तब ये टैब आगे खिसकेगा। ये हमने जनरेट पर क्लिक कर दिया। अब ये फॉरवर्ड पेंशन पर यहाँ से आपसे पूछ रहा है किस जोन में भेजना है। जयपुर जोन में भेजना है तो जयपुर जोन का हमने सेलेक्ट कर लिया। सबमिट बटन को प्रेस कर देंगे। सबमिट बटन को प्रेस करने से पहले आपसे पूछेगा कि आपने क्या जांच कर लिया है, सर्विस रिकॉर्ड से मिला लिया है। तो हमने मिला लिया है और यस पर हम क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद ये फाइल आपको एप्लीकेशन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली टू पेंशन ऑफिस मैसेज मिलेगा, है ना। तो आपको ओके के बटन को प्रेस कर देना है। अब हम ओके के बटन को जब प्रेस करेंगे तो हमें लास्ट में मिलता है पेंडिंग केस। अब आपको दिखाई दे रहा होगा पेंडिंग केस 0 है, कोई भी पेंडिंग केस प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा केस फॉरवर्ड हो चुका है। अब हम फाइनल केस यानी जो हमने यहाँ से भेजा है उसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो आपको यहाँ पर वो फाइनल केस दिखाई देगा। यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस पर जब क्लिक करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा एम्प्लॉई ने कब भेजा था, हेड ऑफिस ने कब उसको फॉरवर्ड किया, और नीचे है पेंशन डिपार्टमेंट की सूचना भी NA आ रही है। इसका मतलब अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने अभी भेजा है। यहाँ से आप पेंशन कुलक डाउनलोड कर सकते हैं HO के द्वारा भी, और एम्प्लॉय एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया। पेंशन ई कुलक को HO कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। फिर इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।